औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक ठाक चल रहे होंगे। आज हमने जो है वो शुरू करना है लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 इसमें हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जी। ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज के लेक्चर के अंदर हम ये वाली चीज़ें जो हैं इनको कवर जो है वो करेंगे। तो हमें इस बात का पता है कि ग्रेविटी तो प्रेजेंट होती है तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ये बात तो आप जानते हैं। द ग्रेविटी इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट each other with the help of gravitational force। अच्छा, ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी जहाँ पर सिर्फ आप ग्रेविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ ग्रेविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अर्थ के लिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है पूरी कायनात के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट बिटवीन ऑल, इसका यहाँ पर मतलब है कि अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान। और जब ये लिखा कि ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब है कि सारी यूनिवर्स के अंदर सपोज करें, हम यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास अर्थ जो है वो एक स्फीयर है रेडियस आर का। सपोज अर्थ ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अर्थ जो है वो रेडियस आर का एक स्फीयर है। ये एक अर्थ है और ये एक रेडियस आर का स्फीयर है, ठीक है। ये अब यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसने इस पूरे अर्थ को मैं एक पार्टिकल के तौर पे कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसने इस पूरी अर्थ को जो है सराउंड किया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे जो स्फेरिकल पार्टिकल को है इसको सराउंड किया हुआ है। इसकी सराउंडिंग के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है,
ठीक है, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी सराउंडिंग के अंदर। अब अगर हमने इस चीज़ को चेक करना है कि यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट मास यहाँ पर लेके आना पड़ेगा m0, ठीक है। इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट मास लेके आना पड़ेगा m0। एक टेस्ट मास हमें लेके आना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। तो जो फोर्स होगी, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, पर यूनिट टेस्ट मास जो फोर्स होगी जी, वो हमारे पास होगी F/m0। ये जी जो है इसको हम E से भी डिनोट कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है ये फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये एक्चुअली फील्ड की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो वो एक्ट करती है इस टेस्ट मास के ऊपर, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इस टेस्ट मास के अंदर प्रोड्यूस होगा। फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी, देखा नहीं, ग्रेविटी है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, तो इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is produced in test mass m0। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, वो जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि F/ma के बराबर होता है, और यहाँ पर a g के बराबर है, तो F = mg के बराबर होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दिस इज ए वेक्टर फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक वेक्टर फील्ड है, और ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल वेक्टर, इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज gravitational force is a conservative force, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, ये ग्रेविटेशन की वजह से ही फील्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए अच्छा, जो मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी फील्ड होती है, ऐसी फील्ड जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है। कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये जो मैंने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो डेल क्रॉस एफ इस फोर्स का, ये कंडीशन है इसकी, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होगी उसका डेल क्रॉस एफ जो है वो 0 के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये इस कंजर्वेटिव ही है, और दिस फील्ड is also a static field, और इसके साथ साथ ये एक स्टैटिक फील्ड भी है।
अब जो अर्थ के ऊपर जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड एट अर्थ। अर्थ के ऊपर जो है इसके ऊपर कोई जो है वो नहीं आता। क्योंकि ड्यू टू नो वेरिएशन इन टाइम, टाइम के अंदर जो है वो कोई वेरिएशन नहीं आती। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड को एक और स्केलर फंक्शन की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। The gravitational potential can be described with the help of a scalar function which is known as gravitational potential। स्केलर पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर फंक्शन है। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल of mass m naught is equal to u। उसको u से हम डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम कहें कि जो m नॉट है ये किसी डिस्टेंस और इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। m naught is at infinite distance from the gravitational field of अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना है, आर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी एम एम या जी एम एम ओवर आर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा और साथ में नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है U इज ए अट्रैक्टिव, U जो है वो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, ठीक है। नेगेटिव का साइन जो है वो ये कर रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ negative sign shows that U is a attractive potential, कि U जो है वो एक attractive
पोटेंशियल है। अच्छा देखें, अब अगर हमने एक फार्मूला देखा हुआ पहले कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओ डी है, कि पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है पोजीशन के ऊपर, ठीक है कि हमारे पास क्या पोजीशन है। तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर, तो F माइनस डी ओवर डी आर, तो U मेरे पास माइनस जी एम एम ओवर आर, ये आ जाएगा, ये एम नॉट है हमारे पास टेस्ट मास। तो F मेरे पास इसका करूँगा तो माइनस जी एम एम नॉट ओवर आर स्क्वेयर जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया था, तो एक जब ये ऊपर जाएगा तो ये आर की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो उसके साथ एक माइनस क्या यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर भी यहाँ पर माइनस एफ आया। तो हम जो है ये क्या है, ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस इज न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। तो हम now we can define gravitational energy, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी V ओवर आर U ओवर एम नॉट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास is known as gravitational potential energy। तो जितना पोटेंशियल है पर यूनिट मास वो क्या है, वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अभी हम इसका फील भी देखेंगे, अभी सिर्फ मैं फार्मूले बता रहा हूँ, अभी हम इसका फील भी देखेंगे। तो V ऑफ R आप देखें, U की तरह था माइनस जी एम एम ओवर आर एम नॉट, ये था एम नॉट से कैंसिल हो गया, तो V ऑफ R मेरे पास जी एम ओवर आर ये आ गया, ठीक है। ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि अट्रैक्टिव बाउंड सिस्टम है हमारे पास, अट्रैक्टिव सिस्टम है क्योंकि हर मास जो है वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता था। अब ये जो V ऑफ R है, अगर मैं कहूँ कि G मेरे पास जो है वो डी वी ऑफ R ओवर डी आर के बराबर है, तो D ओवर डी आर माइनस जी एम ओवर आर, तो इसको आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इट इज शोइंग दैट ग्रेविटी is independent of the test mass. Gravity is independent of the test mass m naught। अगर एक्सप्रेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है कहीं टेस्ट मास तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स and always act radially inward, हमेशा इनवर्ड एक्ट करती है towards the center of circle। टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो हमेशा एक्ट करती है। अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा अर्थ इसको अपनी तरफ, अर्थ अपनी हर चीज़ को अर्थ जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींचती है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है मैं ये जो सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और जी, इसको एक्सप्लेन करूँगा और साथ कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो करूँगा। ठीक है, एग्जांपल्स के ज़रिए। ये टॉपिक यही चल रहा है हमारा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है जी, स्ट्रेंथ और जी, टॉपिक यही चल रहा है। अब देखें आप कि एक्चुअली फील्ड जो है ना, फील्ड, कोई भी फील्ड जो है वो एक इनविजिबल इफेक्ट है। ठीक है, फील्ड इज एक्चुअली ए इनविजिबल इफेक्ट, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि देयर इज दिस कंसेप्ट इज इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट वी हैव ए इमेजिनरी फील्ड। हमारे पास जो है वो इमेजिनरी फील्ड। ठीक है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर ये एक मास पड़ा हुआ है और ये इस तरफ मोशन कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब ये क्यों मोशन कर रहा है हमें नहीं पता। हम कहेंगे कोई फील्ड है इस जगह पर। फील्ड क्या है, यहां पर एक पर्दा रख दें, कर्टन, और इधर एक बड़ा मास एम है। ये बड़ा मास एम जो है इसको इस तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस बड़े मास एम की फील्ड है वो हमें नज़र तो नहीं आ रही, वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, वो हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मास जो है ये क्या है, ये एक टेस्ट मास है, ये एक टेस्ट मास है। और टेस्ट मास का मतलब होता है कि जो बहुत छोटा हो, ऐसा मास के जो अपनी फील्ड ना प्रोड्यूस कर रहा हो, बहुत स्मॉल हो, उसकी अपनी फील्ड जो है। देखिए वैसे तो कोई भी मास होगा तो फील्ड होगी, लेकिन इतना छोटा है कि इसका लिमिट अगर लगाएं तो लिमिट m गोज टू 0। इतना छोटा है कि ये मास जो है वो 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमेशा एक सोर्स चाहिए। ग्रेविटेशनल या कोई भी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज नीड्स अ सोर्स, so it is an imaginary
कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ये एक इमेजिनरी जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। हमें सोर्स चाहिए। देखें ना, वो जो छोटा मास m है, जो टेस्ट मास है, जो इतना छोटा है कि अपनी फील्ड नहीं पैदा कर पा रहा, वो इस तरफ क्यों मूव कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ा मास m जो है वो पड़ा हुआ है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हमें थोड़ा सा पता लगा कि ये जो एक्चुअली फील्ड होती है ये क्या होती है। ये इमेजिनरी फील्ड होती है और ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, तो फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड खुद बजाते खुद से कोई चीज़ नहीं है कि जब तक वहाँ पर आप टेस्ट मास को नहीं लेके आएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं है। चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, कोई भी फील्ड हो। फील्ड बेसिकली एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये खुद से कुछ नहीं, इसके लिए टेस्ट मास चाहिए। असल चीज़ जो है जिसको हम मेजर करते हैं वो होती है फील्ड स्ट्रेंथ। जो चीज़ हम मेजर कर रहे होते हैं वो क्या होती है, फील्ड स्ट्रेंथ। सपोज करें कि ये एक मास m है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है, ये किसी फील्ड के अंदर है। ठीक है, ये फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ पर E से हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करेंगे। और ये E फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, इसको m0 भी कह सकते हैं, m भी कह सकते हैं, जो दिल है। तो फील्ड क्या है? फील्ड इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो फील्ड जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है? इट इज ए इमेजिनरी कंसेप्ट। इट इज ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ जो है, फील्ड स्ट्रेंथ इज ए मेजरेबल, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। और हम मेजर भी क्या करते हैं, हम फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को तो नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसी बात को, फील्ड स्ट्रेंथ को। सपोज करें कि हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, कोई हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम का। इसके ऊपर ये इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो फील्ड या फोर्स एक्ट कर रही है F20 न्यूटन की। तो इसके ऊपर फील्ड जो है वो भी ऊपर की तरफ ही एक्ट करेगा। तो E कितना होगा हमारे पास, E होगा F/m। तो F कितनी दी हुई है आपको, 20 न्यूटन, और मास 5, तो 4 न्यूटन। यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 4 न्यूटन है। ठीक है, 4 न्यूटन पर किलोग्राम। ये न्यूटन और ये किलोग्राम, न्यूटन पर
किलोग्राम। तो आप देखें कि न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम से काट गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट है, ए दैट इज जी। तो इसका मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ ई जो है एक्चुअली ये क्या है, ये ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एफ ओवर एम। ठीक है जी, ये क्या है, ये एक्चुअली ग्रेविटी है। आप देखें यहाँ से यूनिट निकाल, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर सकती है। तो यहाँ पर ये मास m जो है ये बहुत स्मॉल है, ये टेस्ट मास है। हमने कहा कि ये m जो हम लेते हैं m ये 0 के बराबर होता है ऑलमोस्ट लिमिट। ठीक है, इट शुड बी so small that it will not create its own field। कि ये अपनी फील्ड जो है उसको क्रिएट, जाने बाद अपनी फील्ड क्रिएट कर लेगा, फिर आपको तो पता नहीं ग्रेविटी की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो अपनी फील्ड पैदा कर लेगा तो फिर जो है ये उस बड़े मास को भी अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि हम फील्ड जो है किसी पॉइंट मास, आपको पता है कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सारी ग्रेविटी या न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ जो है ये सिर्फ पॉइंट मासेस के ऊपर एप्लीकेबल जो है वो होता है। ठीक है, तो हमने देखते हैं कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, हमारे पास फील्ड जो है पॉइंट मास, इसको क्या लेंगे कैपिटल M जो है वो हमारे पास एक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट मास। सपोज करें कि हमारे पास ये M एक मास है और यहाँ पे ये एक मास स्मॉल m है। ठीक है जी, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस r है और इस तरफ ये E फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यूँ। ठीक है, ये इस फोर्स से इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हमने जो है वो E फाइंड करना है। तो आपको पता है कि F जी M ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है और E F ओवर M के बराबर होती है। तो ये क्या आ जाएगी, जी M ओवर आर स्क्वायर M से कट गया तो E इज इक्वल टू जी M ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू G। ये अभी मैंने पहले भी यही वाला एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ G। ठीक है, तो F जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स ये जो फोर्स इस तरफ है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द मास M है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द मास M, बड़े मास की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो फोर्स का एक एक्सप्रेशन है कि F माइनस जी M ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, इसको ना लगाओ यहाँ पर माइनस, लेकिन माइनस लगाने का ये फायदा है कि ये फोर्स हमेशा इस तरफ होगी। ठीक है, द फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मास M। वैसे तो ये मास जो है देखो ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इस तरफ भी जाने की कोशिश करेगा।
ठीक है, लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींच ला, इसलिए हमने यहां पर माइनस का साइन जो है वो लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट मास m। ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ऑफ पॉइंट मास m, पॉइंट मास m की। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। इतनी छोटी भी नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सपोज करें कि एक ये पॉइंट P है, इस पर एक मास है, एक मास इधर है m1, मास, और एक इधर मास है m2। यहां से डिस्टेंस r1, यहां से डिस्टेंस इस पॉइंट P से r2। तो इधर E1 स्ट्रेंथ फोर्स और इधर E2 फोर्स लगेगी। तो E1 हमारे पास क्या होगी, gm1 ओवर r²1, और E2 होगी gm2 ओवर r²2। तो नेट फील्ड E हमारे पास E1 प्लस E2, तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, gm1 ओवर r²1 प्लस gm2 ओवर r²2। तो यहाँ से g कॉमन, m1 ओवर r²1 प्लस m2 ओवर r²2। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये दो मास थे, उनकी स्ट्रेंथ देखी और उस स्ट्रेंथ को हमने जो अब ऐड अप कर दिया। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल मासेस। इधर 2 थे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने हो, इट इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल मासेस। तो ये जितने मासेस थे उनका हमारे पास जो है वो वेक्टर सम आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो। एग्जांपल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, एक बात इसमें नोट कर लें, याद रखें, द फील्ड स्ट्रेंथ E या G is always 0 at the center of
सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद कर लें कि कोई भी हमारे पास जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके सेंटर के ऊपर जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0 के बराबर होगी। अब हम ये चीज़ इसको करके देखते हैं। देखें, ये एक 3 मासेस की हमारे पास कोई कन्फिग्रेशन है। एक मास ये m, एक मास ये m, एक मास ये m। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है x और एक पॉइंट इधर है y। हमने करना है फाइंड E स्ट्रेंथ एट x एंड y। x और y पॉइंट के ऊपर हमने स्ट्रेंथ जो है उसको फाइंड करना है। तो आप देखें कि जो x है इधर, इसकी वजह से एक फील्ड, ये मास जो है इसकी वजह से ऊपर जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। तो Ex हमारे पास कितना हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको ज़रा और तरीके से हम समझते हैं। देखें आप कि अगर यूं मैं ये क्वाड्रेंट बना लूँ तो ये ई ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये भी ई है और ये भी ई है, ठीक है। तो इधर से अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इधर से एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये इस तरफ ई साइन 60 डिग्री, इस तरफ भी ई साइन 60 डिग्री, ई साइन 60 डिग्री और ई साइन 60 डिग्री इसकी ए साइड है। ये तो आप दोनों साइडों के ऊपर सिमेट्रिक है, तो हम क्या, और लेकिन इस तरफ एक बनेगा ई कॉज 60 डिग्री और ई कॉज 60 डिग्री। आप देखें ई साइन 60 डिग्री माइनस ई साइन 60 डिग्री, ये तो कैंसिल हो गया, दैट इज 0। यानी कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल साइड है यहाँ पर सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन E इज इक्वल टू 2e cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 से कैंसिल हो गया और E आ गया मेरे पास E cos 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जितने मासेस हैं इनकी वजह से E cos 60 डिग्री आ जाएगा और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास नेट फील्ड जो है वो x पॉइंट की वो कितनी निकल आएगी, वो हमारे पास नेट फील्ड जो है वो x पॉइंट की वो हमारे पास 0 के बराबर निकल आएगी। अब आप देखें कि जो ये पॉइंट y है, इस y पॉइंट में एक फील्ड तो इस तरफ लग रही है E2 और एक फील्ड इस तरफ लग रही है E1। E2 और E1 फील्ड लग रही है और एक तीसरी है जो इस तरफ ऊपर जा रही है E3। ये वाली फील्ड जो है ये तो हो जाएंगी कैंसल। ये हमने बना के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दो फील्ड तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली फील्ड जो है वो रह जाएगी। यानी कि हमारे पास EY जो है, EY हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3, सिर्फ ये वाली फील्ड बची, ये E cos ऑफ 60 डिग्री वाली, बाकी सारी ये दो जो है ये तो कैंसिल होगी। तो EY
इज इक्वल टू E3 दैट इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास Y पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो निकल आएगी। ठीक है, अब देखें कि हमने ये चीज़ देखी है यहाँ पर कि ये हमारे पास E इज इक्वल टू E cos ऑफ 60 डिग्री, ये चीज़ हमारे पास E3, ये जो E3 है वो ये चीज़ E इज इक्वल टू E cos ऑफ 60 डिग्री जो है ये हमारे पास बच रहा था। तो वैसे EY3 जो है वो GM और R स्क्वायर के बराबर है। तो अब आप देखें, हम इसको cos 60 डिग्री के साथ हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखें कि अगर मैं यूँ देखें ये एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये कोई डिस्टेंस R है, ठीक है। अब इस तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है वो है A sin 60 डिग्री, ठीक है। इस तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है आपका वो कितना है, वो A sin 60 डिग्री का कंपोनेंट बन रहा है। अगर ये वाली साइडें हमारे पास A है, देखें ना, ये साइडें हमारे पास A है, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट A cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो बन रहा है। तो R जो है, R हमारे पास ये R ये कितना है, ये A sin 60 डिग्री है। तो R A sin 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 3√2, यानी कि R हमारे पास 3√2 A के बराबर है। ये R 3√2 A के बराबर है। तो EY हमारे पास आप देखें, EY जो है EY हमारे पास आ जाएगा EY इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पर EY GM ओवर R स्क्वायर, तो ये था हमारे पास E cos 60 डिग्री, 2E cos 60 डिग्री, इसको E कहेंगे। तो EY 2 इंटू GM ओवर R स्क्वायर cos 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो cos 60 डिग्री 1/2 वो इससे कट जाएगा, तो EY GM ओवर R स्क्वायर, R स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो 3√2 ओवर A के बराबर हमने निकाला है। तो EY हमारे पास GM, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 अंडर रूट वो 3 हो जाएगा। तो EY हमारे पास 4GM के बराबर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट I के ऊपर हमारे पास 4GM A स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तब आप देख लें कि हमने पॉइंट X और Y के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास E थी, इधर से निकली, इसको भी आप E कह लें सिर्फ, क्योंकि वो हमने वहाँ पर EY जो है उसको डिफाइन किया हुआ है कि वो E
कॉस 60 डिग्री के बराबर है। तो उसमें ये ई की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक होगी बात। तो चले आप एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड है। तो सपोज करें कि एक मास m है और यहाँ पर एक मास 4m है। हमने इस लाइन के ऊपर फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द फील्ड इज 0, कि जहाँ पे फील्ड जो है वो 0 है। ये मास 1, ये 2, ये इस तरफ फोर्स लाग रही E1, इस तरफ फोर्स लाग रही E2। इनके दरमियान डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, यानी कि R जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने पॉइंट फाइंड करना है इसके ऊपर के जहाँ पर फील्ड जो है वो 0 के बराबर। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये x पॉइंट। मैं कहता हूँ यहाँ पर इस x पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो 0 है। तो मैंने x को फाइंड करना है और ये जो है इधर ये वाला पॉइंट जो लिया है मैंने ई नेट, इसके ऊपर 0 होनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि ये पॉइंट P जो है इसकी फील्ड EP 0 के बराबर है, यहाँ पर फील्ड 0 होना चाहिए। तो E1 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E1 E2 इज इक्वल टू 0 और E1 इज इक्वल टू माइनस E2, इसके बराबर आ जाए। तो M1 जो है ये वाला, इसकी वजह से यहाँ तक डिस्टेंस कितना x है। तो E1 कितना आ जाएगा हमारे पास, GM ओवर x²। ठीक है। और दूसरा जो ये वाला है हमारे पास, ये आ जाएगा 4GM, ये देखें 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो GM से काट गया। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लिया, इसलिए माइनस को मैंने यहाँ से निगलेक्ट कर दिया जैसे। ठीक है। ये हम जिनसे कट गया 1 ओवर x², 4 ओवर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट ले लें, 1 ओवर x, 2 ओवर 9 माइनस एक्स। तो 2x 9 माइनस एक्स, 2x प्लस x 9, 3x 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये x जो है ये कितना था, ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास फील्ड जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखें, जब अंडर रूट लेते हैं ना आप, अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है। प्लस मैंने पहले जो है वो प्लस के साथ इसको किया। ठीक है। अगर मैं माइनस के साथ करूं, अगर इसको माइनस के साथ जो है वो किया जाए, तो माइनस के साथ अगर इसको मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें, नाइन एक्स बटे एक्स माइनस 2, ये चीज बन जाएगी। तो 9x माइनस 2x,
ये आ जाएगा, और इसको उठा के इस ले जाऊँ तो 9 माइनस 2x प्लस एक्स, तो 9 माइनस एक्स या माइनस एक्स या x इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। अब वो हमने x3 हमने कहा बीच में फील्ड 0 है, x -9 सेंटीमीटर नहीं हमने लिया। देखिए x -9 सेंटीमीटर हो तो वो कोई इस तरफ पॉइंट बनेगा, ये x -9 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरफ आप अगर देखें तो जो फील्ड है वो तो दोनों ही इस तरफ बन रहे हैं, ठीक है। वो फील्ड E1 और E2 दोनों ही इस तरफ बन रहे हैं, तो ये तो अपने आप को कैंसिल नहीं कर रहे। तो फील्ड तो तब नेट 0 होगी ना जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए हमने माइनस का साइन ही लिया, हमने प्लस का साइन जो है उसको लिया, ठीक है। इसी वजह से हमने प्लस का साइन जो है लिया, और हमारा आंसर जो है x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बराबर निकला है। ठीक होगी बात। अब हम अभी रहती हैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं इससे रिलेटेड जो करवाने वाली हैं। इसमें कितनी 3 एग्जांपल्स जो हैं वो अभी रहती हैं, तो अभी हम देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है। अभी है थोड़ा सा टाइम, एक एग्जांपल जो है तो वो हो सकती है। तो एग्जांपल देखते हैं एक और। हमारे पास एक हाफ रिंग है, ये देखिए एक हाफ रिंग है, और इस हाफ रिंग का ये कोई सेंटर है, इसका मास m है और रेडियस r है, हाफ रिंग है। ये कोई हाफ रिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे जो फील्ड्स बन रही हैं, देखिए ये पूरी रिंग है, ये क्या है, ये एक एक्सटेंडेड मास है, पॉइंट मास तो है नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड मास है, ठीक है। ये पॉइंट मास नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड मास है। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रिप जो है वो काटूंगा, ठीक है। ये कोई एंगल थीटा बन रहा है, और ये जो स्ट्रिप का एंगल है ये कोई डी थीटा एंगल जो बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास फील्ड होगी डी ई, और इस जगह पर भी हमारे पास फील्ड है डी ई। तो इस तरफ भी आप इसी तरह मास काटेंगे, ये पूरी रिंग के ऊपर आप मास जो है वो छोटे छोटे काटेंगे। ये क्या है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ये क्या है, ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो E इज इक्वल टू Gm/r² इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। तो वो तो वैलिड होता है पॉइंट मास के लिए। तो इस रिंग के ऊपर तो ही लगेगा, बिकॉज दिस रिंग इज ए एक्सटेंडेड मास। क्योंकि ये रिंग जो है ये तो एक एक्सटेंडेड मास है। टेक सिंपली हम कोई एक मास का एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर dm, इसी तरह हम इधर भी लेंगे dm, पूरी रिंग के ऊपर ये मास एलिमेंट ले लेंगे, और ये जो dm मास एलिमेंट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट मास। तो इस मास के लिए
फिर ये वाला फार्मूला जो है वो वैलिड हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर सिचुएशन बनेगी कि डी ई जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, जी डी एम ओवर आर स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला, ये वाला, इसका डी ई ले लिया मैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारे पास सिचुएशन है, ये ऐसे। ठीक है, इस तरफ हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये डी ई कॉस ऑफ थीटा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला डी ई साइन ऑफ थीटा प्लस डी ई साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास मान रहे हैं। तो डी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस डी ई कॉस ऑफ थीटा, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, काट जाएंगे सिमेट्री की वजह से। पीछे हमारे पास जो फील्ड रह जाएगी वो सिर्फ रह जाएगी डी ई साइन ऑफ थीटा की वजह से। ठीक है, ये डी ई साइन ऑफ थीटा, तो फील्ड हमारे पास क्या है, डी ई इज इक्वल टू डी ई साइन ऑफ थीटा। तो इसका इंटीग्रल ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ई डी ई साइन ऑफ थीटा, और डी ई कितना है हमारे पास, जी डी एम ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रल। ठीक है जी, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो अब आप देखें कि ई इज इक्वल जी डी एम और आर के साइन थीटा आ गया हमारे पास। तो जी ओवर आर स्क्वायर, जी ओवर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, और अंदर हमारे पास है डी एम साइन थीटा, डी एम साइन थीटा, और 0 से पाई। क्यों 0 से पाई, देखें ये पूरा रिंग था लाइन के ऊपर है, तो ये 0 से पाई तक जो है वो जा रहा है। अब मसला ये है कि डी एम और साइन थीटा को किस तरह हम इंटीग्रेट करें। तो आप देखें कि ये जो आपने निकाला था, ये स्ट्रिप जो काटा था जिसका डी एम था हमारे पास, ये स्ट्रिप जो आपने काटी थी जो हमारे पास डी एम की थी, इसका रेडियस आर था, यहाँ से डी थीटा बन रहा था, तो ये होगा आर डी थीटा। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, ये दे थीटा आर डी थीटा। तो मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ जाएगी एम ओवर पाई आर। लेंथ इसकी हाफ रिंग है, टोटल 2 पाई आर, तो उसका हाफ पाई आर। ठीक है, इसको आप लैम्डा भी कह सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डी एम ओवर आर डी थीटा इज इक्वल टू एम ओवर पाई आर। आर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रह गया डी एम ओवर डी थीटा एम ओवर पाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई जी ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से डी एम की वैल्यू निकाल लें, एम ओवर पाई डी थीटा, तो इधर आ जाएगा एम ओवर पाई डी थीटा।
साथ में साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब ये भी कांस्टेंट है, तो जी ओवर आर स्केयर एम ओवर पाई साइन थीटा डी थीटा, तो ये 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसका करें ई जी एम आर स्केयर पाई और साइन थीटा की काज ऑफ थीटा 0 से पाई। तो ई जी एम आर स्केयर पाई काज पाई -1 -1, तो ई -2 जी एम आर स्केयर पाई। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या किस तरफ लग रहा है, यूं वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि अट्रैक्टिव मास है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड जो है वो इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अभी 2 एग्जांपल्स और रहती हैं, तो इनको अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर उसको हम स्टडी कर लेंगे। तो आप जो है ये इसको इन तमाम लेक्चर्स को रेगुलरली लें, या भी 1 घंटे से ऊपर के लेक्चर्स जो हैं वो हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, काम ज़्यादा है। और अगर आप इनको रेगुलरली नहीं लेंगे तो एक तो मैं आपके नंबर भी काटूंगा, ठीक है, और दूसरा ये आपके लिए इतने ज़्यादा हो जाएगा काम कि आपके लिए इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये लेक्चर जो है इनको रेगुलरली लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।